हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक राजस्थान सरकार का सरकारी चिकित्सक हूँ और मैं यूट्यूब के माध्यम से हमारे सरकारी व निजी अस्पतालों में इलाज के लिए मिलने वाली सुविधाएं, सरकार द्वारा जनता को समय समय पर दी जाने वाली सुविधाएं, महिला व बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या योजनाएं अस्पताल द्वारा दी जाती है, उनके बारे में विस्तृत बातें करेंगे। कई बार अखबार या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य संबंधित कई खबरें चलती है जो जनता के समझ आई है या ना आई है। मैं उसको भी ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी ऐसी बातें जो मरीज अस्पताल जाके दवाइयाँ या ऑपरेशन करवा के आ जाता है, पर उसको समझ ही नहीं आया कि उसको कौन सा इलाज मिला है या ऑपरेशन किया गया है। वह ऑपरेशन करके उसके शरीर का कौन सा हिस्सा निकाला गया है, उनके बारे में मैं मेरी कोशिश करूँगा कि देश में अंग्रेजी भाषा में होने वाला इलाज आम आदमी के समझ तो आए। उसके बाद में आगे बात करेंगे कि अंग्रेजी दवाइयों की रेट से संबंधित कई सारी बातें हमेशा खबरों में रहती है, उनके बारे में भी आने वाले समय में हकीकत को समझाने की मेरी कोशिश रहेगी। हमने देखा है कि कई बार आम आदमी डॉक्टर साहब के केबिन के बाहर जाकर उनकी अंग्रेजी में लिखी डिग्रियां पढ़ता रहता है और उसको पता ही नहीं होता कि उसको बीमारी क्या है और उसको दिखाना किसको है। तो ऐसी परिस्थितियों को भी समझने की कोशिश करेंगे। इन सब बातों के अलावा भी बहुत सारी बातें हम यहाँ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये स्वास्थ्य की यात्रा। तो शुरू करते हैं कि स्वस्थ गांव और म्हारी ढाणी योजना डॉक्टर सरकार लगाएगी। बात यह है कि विदेशों में रह रहे राजस्थानी डॉक्टर गांव व ढाणियों में अस्पताल बनवाएंगे। शुरुआत हुई है नागौर जिले से। दुनिया के विभिन्न देशों में दिमाग, दिल, लीवर और किडनी के इलाज में नाम कमा रहे राजस्थानी डॉक्टर्स ने अब अपने गांवों के लोगों की सेहत सुधारने का बीड़ा उठाया है। डॉक्टर ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल यानी कि डोरी से जुड़े ये डॉक्टर मारो स्वस्थ गांव और मारी ढाणी योजना के तहत अपने गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनवा कर देंगे। स्टाफ और डॉक्टर लगाने की जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। इससे ग्रामीणों को घर के पास ही इलाज और टेलीमेडिसिन के जरिए निःशुल्क परामर्श लेने की सुविधा मिल मिल सकेगी। इस योजना के तहत डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल के अध्यक्ष डॉक्टर जयवीर राठौड़ ने नागौर जिले की मकराना तहसील की नगवाड़ा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन बनवाया है। उसका काम पूरा होने को है। यहां अगले 1-2 माह में गांव और अस्पताल की ढाणियों के लोगों का इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर राठौड़ ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान फाउंडेशन के साथ मिलकर हाल ही इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान एनआर पॉलिसी लॉन्च की थी। इसके तहत हर जिले में कलेक्टर की निगरानी में एनआरसीएल बनेगी। ये प्रवासियों की मदद करेगी। दुनिया भर में 150 से ज़्यादा डॉक्टरों का संगठन है डोरी। डोरी दुनिया भर के 150 से ज़्यादा डॉक्टरों का संगठन है। इससे जुड़े डॉक्टर अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड, अफ्रीका, दुबई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों में वर्षों से काम कर रहे हैं। सीएम व फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने डोरी के जरिए इन डॉक्टरों से अपने गांव ढाणियों में सेहत सुधारने के लिए आगे आने का आह्वान किया था। अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश की आदिवासी इलाकों में देश की औसत से 10 गुना ज़्यादा टीबी मरीज इलाज है वो तंत्र मंत्र के भरोसे हो रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की 12 जिलों में देश की औसत से 10 गुना ज़्यादा टीबी के मरीज आदिवासी इलाकों में रहते हैं। आईसीएमआर राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर की आदिवासियों पर हुई एक रिसर्च में ये खुलासा हुआ है। 2012 से लेकर 2021 के बीच हुए रिसर्च के मुताबिक आदिवासियों तक सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही है। वे इलाज के लिए आज भी लोकल ओझा, तांत्रिक और गुनिया के भरोसे हैं। उन्हें ही वे डॉक्टर मान बैठे हैं। मलेरिया के मरीज भी आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादा है। आईसीएमआर जबलपुर के निदेशक डॉक्टर अरूप दास
साइंटिस्ट निशांत सक्सेना और डॉक्टर कल्याण जी साहा ने ये रिसर्च किया है कि देश में 1 लाख पर 170 टीबी के केसेज है, परंतु इन 12 जिलों में 1 लाख पर 1700 मरीज पाए गए हैं। रिसर्च के मुताबिक टीबी का देश का औसत 1 लाख लोगों में लगभग 170 मरीजों का है, लेकिन मध्य प्रदेश के अशोकनगर, श्योपुर, शिवपुर, भिंड, गुना, विदिशा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, राजस्थान का बारा, उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिले में 1 लाख की आबादी में टीबी के 1700 मरीज है। इस स्थिति को बदलने के लिए आईसीएमआर जबलपुर के 16 साइंटिस्ट मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर आदिवासी क्षेत्र में माइक्रो लेवल पर काम कर रही है। इसी का नतीजा है कि समाज में जहां पहले टीबी के रोज 10 मरीज मिलते थे, अब ये संख्या 5 के करीब सिमट गई है। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे दुनिया में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज़ हैं, और आने वाले समय में हम टीबी पर भी विस्तृत बात करेंगे। वैसे हमारे सरकारी अस्पतालों में टीबी का इलाज पूरी तरह से मुफ्त में होता है, और टीबी वही है जिसको हम हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं। अगली बात हम करते हैं कि एमबीबीएस की सीटें पिछले 8 साल में 70% बढ़ गई, फिर भी डॉक्टर 80% तक कम है। होता क्या है एमबीबीएस? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, मतलब इसकी फुल फॉर्म है, और ये 5.5 साल का कोर्स होता है। और 12वीं पास करने के बाद जो हमारे छात्र ज़्यादातर कोटा में तैयारी करते हैं, हम लोग अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, तो नीट यूजी जो एग्ज़ाम होता है उसमें सेलेक्ट होने के बाद में ये 5.5 साल का कोर्स है। तो इसकी बात करते हैं। 2014 से लेकर 2022 तक मेडिकल कॉलेज है वो 67% तक बढ़ गए हैं। देश में एक तरफ मेडिकल कॉलेजों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, वहीं स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों की भारी कमी झेल रहा है। पिछले 8 साल यानी कि 2014 से लेकर 2022 में देश में मेडिकल कॉलेज 387 से बढ़कर 648 हो गए, यानी कि 67% की बढ़ोतरी हुई है। इसी दौरान एमबीबीएस की सीटें भी 77% की बढ़ोतरी के साथ 54,348 से बढ़कर 96,072 तक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की इन ताज़ा रिपोर्ट्स गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन मेडिकल एजुकेशन 2014 से 2022 में ये आंकड़े सामने आए हैं, मगर एक और सरकारी रिपोर्ट रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2020-21 के मुताबिक देश की पीएचसी यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सीएचसी यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4.3% से लेकर 80% तक डॉक्टरों की कमी है। 2005 में देश भर के पीएचसी में कुल 20,308 एलोपैथिक डॉक्टर थे, जो 2021 में 31,716 हो गए। फिर भी ज़रूरत के अनुसार ये आंकड़ा कम है। सरकारी कॉलेज 96% व निजी 42% बढ़ गए। देश के कुल 648 मेडिकल कॉलेज में से 355 सरकारी और 293 निजी है। 2014 से 2022 के बीच सरकारी कॉलेज 96% और निजी 42% बढ़े हैं। 2014 में सरकारी सहायता से 157 मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई थी। इनमें से 13 शुरू हो चुके हैं, जबकि 60 कॉलेज 2 साल में शुरू होने की उम्मीद है। पिछले 8 साल में मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में सबसे ज़्यादा 105% बढ़ोतरी दर्ज हुई है, और ये 30,151 से बढ़कर 63,842 हो गई है। देश के शहरी इलाकों में कुल 5,481 पीएचसी है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के अनुसार ये 44% कम है। सिर्फ 66% पीएचसी ही सरकारी भवन में चल रहे हैं। अगली बात करते हैं कि नीट सुपर स्पेशलिटी के लिए 37 सीटें नई जोड़ी गई है। बात यह है कि सुपर स्पेशलिटी होती क्या है। अभी जो बात हमने की थी कि एमबीबीएस के बाद में एक स्पेशलाइजेशन का कोर्स होता है 3 साल का, वो करने के बाद उसके आगे के जो कोर्सेज होते हैं उनको बोलते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन।
और उनकी 37 सीटें नई जोड़ी गई हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट काउंसलिंग में 37 नई सीटों को जोड़ा है। हालांकि इससे प्रदेश राजस्थान को फ़ायदा नहीं मिलेगा। देश के जिन 7 संस्थानों में सीटों की बढ़ोतरी की गई है उनमें प्रदेश का एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। प्रदेश के छात्रों को नई सीटों पर प्रवेश लेने के लिए संबंधित राज्य के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना पड़ेगा। एमडी और एमसीएच की सीटें 7 राज्यों में बढ़ाई गई है। एमसीआई की वेबसाइट पर जाकर सीटों की स्थिति को देखा जा सकता है। अगली बात करते हैं कि एक्सरे से धमनियों का पैटर्न पहचानेगा एआई प्रोग्राम। हार्ट की बीमारियां हैं वो 10 साल पहले ही बता देगा। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई प्रोग्राम विकसित किया है जो छाती की एक्सरे से व्यक्ति को अगले 10 साल में आने वाली स्ट्रोक के बारे में आगाह कर देगा। उत्तरी अमेरिका की रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ने कहा है कि एआई प्रोग्राम एक्सरे के जरिए धमनियों के सख्त होने के पैटर्न को पहचान लेगा और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे डॉक्टर संभावित खतरे वाले लोगों की पहचान कर सकेंगे और साथ ही फैट और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ देकर खतरे से बचा सकेगी। वैसे दिल की बीमारियों के चलते दुनिया भर में हर साल 1,80,00,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। शोध प्रमुख डॉक्टर जैकब ईएस ने कहा कि हमारा डीप लर्निंग मॉडल दिल से जुड़ी बीमारियों का समय से पहले ही पता लगा लेगा। डीप लर्निंग एक एल्गोरिदम की जटिल श्रृंखला होती है जिससे मशीन डेटा के पैटर्न के आधार पर भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाती है। अभी जो तरीका मतलब दिल की बीमारियों का खतरा देखने के लिए जो तरीका अभी वर्तमान में अपनाया जा रहा है उसमें व्यक्ति की उम्र, जेंडर, नस्ल, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग की आदत, टाइप 2 डायबिटीज़ और खून परीक्षण के जरिए दिल की बीमारियों की संभावित खतरे के बारे में पता लगाया जाता है। ये बहुत लंबी और बड़ी प्रक्रिया हो जाती है। और दोस्तों वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा देश के अंदर जो मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है मतलब जिससे सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है वो दिल की बीमारियां ही है। अगली बात की ओर बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि दिमाग में चिप लगाते हुए पशु मरे, मस्क की कंपनी की जांच। यही चिप इसी साल इंसानों के दिमाग में भी लगेगी। इंसानों के ब्रेन में चिप लगाने की तैयारी का दावा करने वाली एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक विवादों में आ गई है। कंपनी के खिलाफ अमेरिकी प्रशासन ने पशु कल्याण कानूनों के उल्लंघन को लेकर जांच शुरू की है। न्यूरालिंक के खिलाफ ब्रेन में चिप लगाने का प्रयोग करने को लेकर पशु कल्याण कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप है। प्रयोग में जल्दबाजी से कई पशु मारे गए हैं। कंपनी के ही कर्मचारियों ने पशु परीक्षणों के बारे में सूचना दी और शिकायत की कि न्यूरालिंक पशु परीक्षण में जल्दबाजी कर रही है जिससे पशु को अनावश्यक पीड़ा और मृत्यु हो रही है। इन आरोपों के बाद ही मेडिकल डिवाइस बनाने वाली न्यूरालिंक कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। कंपनी का दावा है कि चिप से लकवाग्रस्त लोग ठीक हो सकेंगे। ब्रेन इम्प्लांट बना रही है कंपनी की न्यूरालिंक कॉर्प इंसानों की ब्रेन में लगाए जाने वाला ब्रेन इम्प्लांट विकसित कर रहा है। पिछले दिनों ही कंपनी ने दावा किया था कि अमेरिकी ड्रग्स एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन को दस्तावेज सौंप चुकी है। जल्द ही इसकी अनुमति मिलेगी और अगले 6 माह में ब्रेन में इम्प्लांट लगाया जाएगा। अगली बात करते हैं कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इस साल यानी कि 2022 की थीम है असमानताओं को दूर कर एड्स को ख़त्म करना। अब HIV का इलाज गोली से नहीं इंजेक्शन से होगा। 1 माह में सिर्फ एक टीका लगाना पड़ेगा और उसे ज़िंदगी को आसान बनाया जाएगा। जानलेवा वायरस के साथ जी रहे एड्स के मरीजों को आने वाले दिनों में रोजाना गोलियां नहीं खानी पड़ेगी। राजस्थान समेत देश भर में अगले साल से कैप्टोग्राविर व रिल्पिविरिन नामक इंजेक्शन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी जो 1 माह में एक बार लगेगा। इसे US FDA से अनुमति मिल चुकी है। उन HIV एड्स मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो रोजाना दवा नहीं ले सकते। लेनकापिविर इंजेक्शन भी मरीजों के लिए उपलब्ध होने की संभावना है। लेनकापिविर इंजेक्शन साल में 2 बार लेना पड़ेगा। वर्ष 2022 की थीम
समाज में फैली असमानताओं को दूर कर एड्स को जड़ से खत्म करना है। एचआईवी एड्स एक संक्रामक और जानलेवा बीमारी है जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस के कारण फैलता है। विश्व में 3.53 करोड़ लोग गिरफ्त में है। मरीजों को इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने से शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता खत्म होने लगती है। इलाज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में मरीजों को रोज़ाना गोली खानी पड़ती है। रोज़ाना दवा का सेवन करने से व्यक्ति मानसिक तौर पर कमज़ोर होता है। इंजेक्शन से वायरस को खून में जाने से रोकने के कारण शरीर में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। इंजेक्शन का कुछ देशों में ट्रायल हो चुका है। प्रदेश में 184 ICTC, 35 ART सेंटर और 53 STI क्लिनिक है। राजस्थान राज्य की प्रिवेलेंस रेट 0.11% है, जो राष्ट्रीय दर 0.22% से कम है। प्रदेश में 53,000 संक्रमित ले रहे हैं दवाइयाँ। वर्ष 2022 में जांच में 3,637 नए मरीज मिले हैं। दवाई छोड़ने की दर 1% से भी कम है और मृत्यु दर 3% है। SMS अस्पताल के ART सेंटर पर आने वाले 80% मरीजों में वायरस कंट्रोल में है। अगली वैसे एक लोकल खबर है बट इसको भी एक बार बता देते हैं। 25 लाख की लागत से नया स्टोरेज बनाया गया है। अभी तक की क्षमता थी 10,000 यूनिट की और नई क्षमता बढ़कर हो गई है 30,000 यूनिट की कर दी गई है। यहाँ पर बात हो रही है SMS अस्पताल जयपुर की, जिसके अंदर अब 30,000 यूनिट ब्लड स्टोर किया जा सकेगा। अभी इस ब्लड बैंक की क्षमता 10,000 यूनिट ब्लड और अन्य अवयवों की थी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने बताया कि भामाशाह दामोदर लाल नारायणी देवी खटोरिया चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से अत्याधुनिक ब्लड स्टोरेज तैयार किया गया है और करीब 25 लाख की लागत से इस स्टोरेज में ब्लड स्टोर और सप्लाई अत्याधुनिक ब्लड स्टोरेज तैयार किया गया है। करीब 25 लाख की लागत से इस स्टोरेज में ब्लड स्टोर और सप्लाई में परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर अचल ने बताया कि SMS ब्लड सेंटर से हर साल 80,000 यूनिट रक्तदान होता है और इस ब्लड से 1.25 लाख कंपोनेंट बनाए जाते हैं। इन कंपोनेंट को अलग अलग तापमान पर स्टोर किया जाता है। नए कोल्ड स्टोरेज में संयुक्त कोल्ड स्टोरेज यूनिट है जिसका तापमान 2 से -20 डिग्री तक रह सकता है। FFP व क्रायो को -20 डिग्री में 1 साल तक के लिए रखा जाना संभव होगा। इसी तरह PRBC को 2 से 6 डिग्री में 42 दिन तक रखा जा सकेगा। SMS में शुरू हुई इस सुविधा से शिविरों में रक्तदान को अधिक से अधिक रखा जा सकेगा और लोगों को समय पर खून मिलेगा। SMS ब्लड बैंक में फुली ऑटोमेटेड एनालाइजर मशीन शुरू हुई है। अभी खून की जांच जो करते हैं उसमें 5 से 6 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में ही आएगी रिपोर्ट। बिना किसी संक्रमण के अब गंभीर मरीजों को सिर्फ 1 घंटे में खून मिल सकेगा। SMS अस्पताल में सड़क हादसे में घायल, गंभीर डेंगू समेत सभी बीमारियों में ज़रूरतमंद मरीजों को अब सिर्फ 1 घंटे में खून मिल सकेगा। 1 दिसंबर को SMS ब्लड बैंक में फुली ऑटोमेटेड ये मशीन शुरू की गई है। इस मशीन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ही इन्फेक्शन और बीमारियों की जानकारी मिल जाएगी। अभी ब्लड टेस्ट करने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। कई बार तो केस अधिक होने पर ट्रांसफ्यूजन करने में 12 से 15 घंटे तक लग जाते हैं। ये नई मशीन सिर्फ 1 घंटे में ही रिपोर्ट देगी। इधर 30,000 ब्लड यूनिट स्टोर करने वाला SMS देश का पहला अस्पताल बन गया है। ह्यूमन एरर की गुंजाइश भी इसमें नहीं रहेगी। एक बार में 180 ब्लड सैंपल ट्रांसफ्यूजन हो सकेगा। अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा का कहना है कि SMS ब्लड बैंक में 25 लाख रुपए की लागत से ब्लड स्टोरेज और 80 लाख की फुली ऑटोमेटेड मशीन लगाई गई है। दोनों मशीनों को गुरुवार को NHM डायरेक्टर सुधीर शर्मा, SMS प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा और अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने उद्घाटन किया। यह मशीन भामाशाह दामोदर लाल नारायणी देवी खटोरिया की ओर से डोनेट की गई है। इस मशीन से ब्लड में होने वाली ह्यूमन एरर की गुंजाइश भी खत्म हो गई है। NHM डायरेक्टर सुधीर शर्मा ने कहा
न केवल एसएमएस बल्कि अन्य जगहों के लिए भी ये मशीन ज़रूरी है। कोशिश की जाएगी कि सभी जगह इन मशीनों को लगाया जाए। ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर अमित शर्मा का कहना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एचआईवी, एचबीएस-एजी, एचबीसी, सिफिलिस का सिर्फ 1 घंटे में पता लग सकेगा। डोनर के ब्लड की स्क्रीनिंग भी तुरंत होगी। इससे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ट्रॉमा केसेज में मरीजों को बड़ी मदद मिलेगी। अगली बात करते हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के राजधानी जयपुर में एक साल में बिके 22,000 इंजेक्शन। जयपुर में नशीली दवा व इंजेक्शनों का खुला कारोबार, 15 दवा फर्मों पर छापेमारी, मनोचिकित्सक भी शामिल। प्रदेश की राजधानी जयपुर में नशे के लिए बेची जाने वाली दवाइयों का बाजार बढ़ता जा रहा है। जयपुर में वे दवाइयां व इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। ड्रग विभाग की ओर से एनडीपीसी के तहत 2 दिन में 15 से अधिक दवा फर्मों पर छापेमारी की गई। इसमें एविल इंजेक्शन की बिक्री पकड़ी गई है। इसके बाद मनोचिकित्सक सहित कई दवा विक्रेता संदेह के घेरे में हैं और पिछले 5 साल में उनकी ओर से बेची गई दवाइयों की जानकारी जुटाई जा रही है। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि ऐसी दवाइयां बेचने के लिए बहुत ही कम C&F है, लेकिन कई थोक विक्रेता प्रदेश के बाहर से ये इंजेक्शन मंगवाकर बेच रहे हैं। इस साल 22,000 से अधिक केवल इंजेक्शन बेचे जा चुके हैं। इसमें से ऑनलाइन भी मंगाए गए। थोक विक्रेताओं ने दवाई मंगाकर बिल को भी नष्ट कर दिया। अगली बात करते हैं कि कनाडा में इच्छा मृत्यु एक साल में 10,000 पार। आत्महत्या, तंगी से परेशान लोगों को भी स्वास्थ्यकर्मी सलाह दे रहे हैं। नया कानून मार्च 2023 से मानसिक बीमार लोगों को भी इच्छा मृत्यु की इजाज़त मिल जाएगी। कनाडा में इच्छा मृत्यु की इजाज़त मुसीबत बनती जा रही है। यहाँ पिछले साल यानी कि 2021 में ही 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इच्छा मृत्यु के जरिए जान दे दी। यह कनाडा में साल भर में हुई कुल मौतों का 3% है। अब 4 महीने बाद यानी कि मार्च 2023 से मानसिक तौर पर बीमार लोगों को भी कानूनन इच्छा मृत्यु की इजाज़त मिल जाएगी। इसके तहत नाबालिगों को भी इच्छा मृत्यु का अधिकार दे दिया जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में इच्छा मृत्यु करने की वजह से दाढ़ी फ्लैश इज ए मेमोयर ऑफ इलनेस एंड डिस्कवरी के लेखक रॉस दो कहते हैं, जब साल भर में 10,000 लोग इच्छा पूर्ति कर रहे हो तो इच्छा मृत्यु की इजाज़त किसी सिविल सोसाइटी की निशानी नहीं रह जाती, बल्कि ये आतंक का राज्य हो जाता है। हालांकि देश भर में ज़्यादातर लोग इच्छा मृत्यु की इजाज़त के समर्थन में हैं। उनका मानना है कि गरिमा के साथ जीने के साथ साथ गरिमा के साथ मरना भी मनुष्य का अधिकार है। एसोसिएटेड प्रेस की मारिया चैंग अपनी रिपोर्ट में बताती है कि कनाडा में स्वास्थ्यकर्मी ऐसे लोगों को इच्छा मृत्यु की सलाह दे रहे हैं जो आर्थिक तंगी की वजह से परेशान है। इच्छा मृत्यु का कानून 2016 में बना और हर साल इच्छा मृत्यु वाले मामले बढ़ते जा रहे हैं। साल 2015 में कोर्ट के आदेश के बाद कनाडा में इच्छा मृत्यु का रास्ता साफ हुआ था। अगले ही साल यानी कि 2016 में कानून बना और 18 साल से ज़्यादा की उन लोगों को जो किसी तरह की खास परेशानी से गुजर रहे हैं को इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दी गई है। इसके बाद हर साल पिछले साल से ज़्यादा इच्छा मृत्यु के मामले सामने आ रहे हैं। 2021 में ही 2020 से इच्छा मृत्यु